हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास तो मस्त पढ़ाई चल रही है। इस वाले वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर वाइज नीट का 20 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, फिजिक्स का करने वाले हैं इसमें, राइट। तो जैसे कि हमारे पास तो यहाँ पे क्या 33 ईयर्स का है। ऑलरेडी मैं 3 पेपर जो है ना कंप्लीट आपका पेपर वाइज 2023 का, 2022 का, 2021 का पेपर वाइज मैं डिस्कशन किया हूँ। अब इसके बाद मेरे को है ना एक ये पेपर है, मतलब 20 ईयर्स का कलेक्शन है, तो चैप्टर वाइज कलेक्शन है, तो वो मैं एक बार मैं डिस्कशन करके बताना चाहता हूँ कि भाई किस तरह के कितने आसान क्वेश्चन या फिर कितने जो टफ क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना है स्पेसिफिकली अगर नीट का जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अपन नीट एस्पायरेंट्स की बात करें तो उसका बायोलॉजी हो जाता है और केमिस्ट्री भी वो कहीं ना कहीं कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में जो है आपका मतलब क्या है, मेमोरी बेस्ड चीज़ें होती है। आपको मेमोरी में है तो आप फटाक से आप टिक कर लेते हो, लेकिन फिजिक्स की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पे कई बार आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है। कई बार थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन उसको अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, राइट। लेकिन कई बार अपने को सॉल्व भी करना पड़ता है। तो अगर फिजिक्स थोड़ा सा वीक रहता है तो कहीं ना कहीं फिर जाके वो आपका निगेटिव पॉइंट हो जाता है नीट को क्रैक करने में, राइट। तो इसीलिए अपन जो है ना इसमें अपन देखने वाले हैं कि अच्छा सबसे पहले जो है ना अपन जो चैप्टर उठा रहे हैं 11th का जो है ना जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला सेक्शन वो वाला उठा रहे हैं। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसकी मैं बात करूँगा, राइट। जैसे कि अपन 11th का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके आपका जो ग्रेविटेशन तक का जो सेक्शन है, राइट। इसमें वर्क पावर एनर्जी भी आता है, मतलब काइनेमेटिक्स भी आता है, एनएलएम भी आते हैं, राइट। और जो रोटेशनल मोशन आता है, ये सब से ना क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। जो लेस वेटेज वाला जो टॉपिक्स है उसमें आपका जो सॉलिड का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गया और फ्लूइड वाला हो गया, इसे बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। फिर जाके और 12th की अगर हम बात करें वहाँ पे सारे चैप्टर ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा तगड़ी वाली जो इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो उसमें आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन है उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। फिर जाके आपका जो मॉडर्न फिजिक्स वाला टोटल सेक्शन है उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, राइट। अगर 11th की अगर पोर्शन से अपन बात करें तो उसमें आपका जो रोटेशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन वाला जो है ना रिजिड बॉडी जिसको आप बोलते हो, राइट, उससे सवाल काफ़ी पूछते हैं, ठीक है। तो जो जिससे ज़्यादा सवाल पूछते हैं उस पेपर को अपन पहले डिस्कशन करेंगे, राइट। तो उसी कड़ी में मैं जो है ना आपका 11th का जो पहला पोर्शन में इसमें सिर्फ 20 ईयर्स का जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, राइट। 20 ईयर्स का क्वेश्चन सिर्फ डिस्कसन करूंगा, ठीक है। ज़्यादा पुराना नहीं जाता है। मैं तो पहले मैं सोचा था कि जब से नीट स्टार्ट हुआ था तब का ही सिर्फ करूंगा, लेकिन 20 ईयर्स का कर रहे थे। 2000 से लेके अभी 2023 तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में उसका अपन डिस्कशन करते हैं, राइट, ठीक है। तो उसके जो पुराने क्वेश्चन है तो उसको नहीं करेंगे डिस्कशन, राइट, क्योंकि पुराने क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा कम लेवल का है तो उसको अपन थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका पहले ये जो है ये वाला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और एरर वाला जो सेक्शन है, राइट, उसमें अब देखेंगे ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है। मैं लास्ट में ऐसा कमेंट भी देने वाला हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जामिनेशन, राइट, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए ये बोला थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये 2019 में पूछा गया सवाल है, राइट। इसको अपन डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। अब देखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी को अपन क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को आप जो लिखते हो मतलब थर्मल करंट आई टी एच जो थर्मल ये या इसी को क्यू लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। आप क्या लिखते हो, के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स लिखते हैं, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। और क्यू क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम कहने का मतलब ये है क्या है कि ये पावर होगा। पावर को अपन क्या लिखते हैं, पावर को अपन लिखते हैं एनर्जी डिवाइड बाई टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। के का तो यूनिट आपको एक्सट्रैक्ट करना है इससे, राइट। अच्छा एरिया आपका है ना मीटर स्क्वायर हो जाता है। और ये आपका डेल्टा टी बाय मतलब ये डेल्टा टी को मतलब केल्विन लिख लेते हैं और डेल्टा एक्स जो होता है उसको अपन मीटर लिख लेते हैं, राइट। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर तो यहाँ से चले गया, राइट। अब यहाँ पे आप इसका क्या लिखते हो, इसको जूल है ना, क्योंकि जूल में सारे हैं आंसर दिए, या फिर वॉट में भी लिख सकते हैं, वॉट पर सेकेंड, ये टाइम है सेकेंड। और ये आपका यह है ना मीटर ऊपर ले चले जाओ, मीटर ऊपर ले चले जाओ,
अच्छा एक तो ये मीटर तो कैंसिल हो गया, मीटर नीचे आ जाएंगे, राइट, मीटर विल बी कम इन आपका डिनोमिनेटर, राइट, जूल पर, ये टाइम के लिए सेकंड, एंड ये आपका जो यहाँ पे जो एक मीटर है तो है ना, केल्विन इधर मतलब के रखना है इधर, तो मीटर को इधर भेज दीजिए, ये आपके ये यूनिट आ चुके हैं। तो के का यूनिट आप क्या लिखोगे, जूल, जूल पर सेकेंड वाला नहीं है तो इसको अपन वॉट लिख लेते हैं, जूल पर सेकेंड को वॉट लिख लेते हैं, वॉट पर क्या लिखेंगे, मीटर, वॉट पर मीटर, मतलब क्या हो जाएगा आपका वॉट मीटर इनवर्स, वॉट पर मीटर है ना, वॉट मीटर इनवर्स हो जाएंगे, वॉट मीटर इनवर्स। और केल्विन विथ है यहाँ पे, केल्विन विथ है, केल्विन भी नीचे आ जाए, केल्विन मतलब टेम्परेचर वाला, सिर्फ यही के तो होगा ना, ये की, इसको के डैश बोल दो और इसको केल्विन को टेम्परेचर को के बोल दिए, तो मतलब हो जाएंगे क्या, केल्विन इनवर्स। तो वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन, ये वाला आपका ये ऑप्शन हो गया, राइट। अच्छा इसमें सेकंड क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया, इसको अपन देख लेते हैं। डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब फोर्स बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, राइट। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाते हैं, इसको लिखेंगे के इंटू वी, राइट। अच्छा आप के का वैल्यू या बी इंटू वी लिख लो, बी एक कांस्टेंट है ना, यूनिट ऑफ कांस्टेंट। अच्छा ये कांस्टेंट का ही यूनिट पूछा है, कांस्टेंट बी का क्या हो जाएगा, अच्छा इसका फोर्स है, फोर्स को अपन लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या है वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर खत्म तो केजी पर सेकेंड, ये कितना आ जाएंगे केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड, ये वाला ऑप्शन आ गया, राइट। तो ये देखो कुछ नहीं था, सिर्फ कंपेयर ही करना था और इसको ना कैलकुलेट कर लेना था। यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो किस में आता है, अगर आप फॉर्मूला लिखते हो आप कौन सा, फोर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का चाहिए यूनिट, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लो और न्यूटन को इधर डिवाइड कर दो, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय फोर्स का अपन लिख लेते हैं न्यूटन और ये आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो ऊपर में क्या हो गए 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, चार्ज इंटू चार्ज मतलब कुलम्ब का स्क्वायर, तो ऊपर में आ जाएंगे कुलम्ब का स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कुलम्ब का स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं था इसमें, आगे देखते हैं। एक अच्छा ये 2020 में पूछा गया है, स्क्रू गेज है, लिस्ट काउंट इतना दिया गया है, देन इज 50 डिवीजन सर्कुलर पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अच्छा इसका तो फॉर्मूला होता है, तो देखिए सीधा फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन है, तो लिस्ट काउंट आप क्या लिखते हैं स्क्रू गेज में, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच आपको कैलकुलेट करना, तो पिच इक्वल्स टू सिंपल से अपन लिखेंगे लिस्ट काउंट को नंबर ऑफ CSD से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिस्ट काउंट आपका 0.01 mm दिया गया है और 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये आप यहाँ पे ये हटाओगे तो ये 100 आ जाएंगे, 50 2 टाइम्स में मतलब 1 डिवाइड बाई 2 बोले तो कितना 0.5 mm आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा ये 2019 में पूछा, इसको भी डिस्कशन करना है अपने को। तो इसमें क्या बोला है कि आपका ये परसेंटेज एरर अकॉर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABC इतना दिया गया, राइट, मिनिमम परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो मिनिमम परसेंटेज एरर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट करते हो। अच्छा आप जो ये करते हो एक्स में एरर चाहिए ना, तो एक्स में एरर चाहिए तो आप लिखते हो डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू, इसमें पावर जो आगे में है उसको पावर आगे में नीचे गिरा लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा ए बाय ए, है ना, एरर इन ए डिवाइड बाय ए प्लस फिर ये 1/2 एरर इन बी डिवाइड बाय बी, राइट, फिर प्लस 1/3 एरर इन सी डिवाइड बाय सी प्लस फिर ये 3 आगे आ जाएंगे डी वाले का ऊपर जो पावर है, एरर इन डी डिवाइड बाय डी, एरर इन डी डिवाइड। अब देख लिए सारा चीज़ यहाँ दिया गया है, राइट, 2 टाइम्स एरर इन ए डेल्टा ए बाय ए मतलब इसका वैल्यू 1% प्लस इसमें 1/2, इसमें एरर कितना दिया गया बी में 2%, राइट। अच्छा इसको कट कर दो, ये 1 टाइम्स में कट जाएंगे प्लस ओके यहाँ पे 3 है 1/3 एरर इन सी
3%, ये भी ख़त्म, प्लस यहाँ पे 3, डी में 3 है और एरर इन डी कितना दिया है बच्चा 4, तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे, 12 प्लस ये यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, 12 प्लस 1 13, 13 ये 14, यहाँ पे 2 कितने आ जाएंगे 16% आपका ये इसमें एरर आ जाएंगे, राइट। तो होप आपको ये आनंद आ रहा होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज़ n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। ओके, MSD का जो वैल्यू दिया गया आपका, MSD का जो वैल्यू मेन स्केल डिवीजन n डिवीजन पर सेंटीमीटर, राइट। द क्या लिखा, डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। अच्छा, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना, n VSD इक्वल्स टू n-1 MSD है, MSD है। तो 1 VSD की वैल्यू क्या हो जाता है, 1 VSD की वैल्यू अपन लिखेंगे सीधा n डिवीजन वर्नियर स्केल, हाँ। तो यहाँ से अपने पास n-1 डिवाइड बाई n इतने आ जाएंगे आपका MSD। आपको लिस्ट काउंट पूछा था, लिस्ट काउंट की वैल्यू चुपचाप अपन लिखेंगे, लिस्ट काउंट ये होता है 1 MSD माइनस ऑफ 1 VSD, 1 VSD। तो 1 MSD क्या होता है बच्चा, 1 MSD की वैल्यू आपको दिया गया है, पहले 1 MSD यहाँ पर रहने दो, तो यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू 1 VSD की वैल्यू है n-1 बाय n इंटू क्या है MSD, MSD। तो MSD कॉमन ले लेते हैं इसमें से, MSD अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस n, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n-1 मतलब MSD इंटू ये आप सॉल्व करोगे n-1, ये 1 बाय n आ जाएंगे, और MSD की वैल्यू 1 बाय n दिया गया है, तो राइट, तो 1 बाय n इंटू 1 बाय n, तो 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वो आपका ऑप्शन आ गया। राइट, सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स मेजर ने डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील स्क्रू हैज लिस्ट काउंट इतना, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 सेंटीमीटर एंड जीरो एरर ऑफ द सर्कुलर डिवीजन इज 25 सेंटीमीटर ऑफ द रेफरेंस लेवल इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ द इतना, राइट। मतलब इतना जो है ना, आपको जब मेजर करने के लिए जाने तो इतना आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जब ये घूमना स्टार्ट कर देगा सबसे पहले कंपनसेट करेगा माइनस वाले को, है ना, -0.04 को कंपनसेट करेगा, फिर जाकर आगे फर्दर मेजरमेंट करे, इसका मतलब इतना तो एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या बोला है, तो अपन यहाँ पे, हाँ, तो आपका जो रीडिंग जो यहाँ पे होगा, है ना, जो ट्रू रीडिंग की जो वैल्यू होगी, ये लिखते हैं अपना मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट प्लस अगर जीरो एरर है तो वो वाला ऐड कर दीजिए, तो मतलब 0.004 ये वाला आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। MSR है अपना मेन स्केल रीडिंग, डायमीटर ऑफ द यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट चलो इतना दिया गया है, लिस्ट काउंट मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। अच्छा, सेंटीमीटर में सारा वैल्यू दिया गया, तो mm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, मतलब 0.5 हो जाएगा ना, इसको mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा ये 0.5 प्लस एंड कौन सा कॉन्साइड करा, 25th वाला कॉन्साइड करा, 25th डिविजन्स, तो कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट आपका 0.001 है प्लस 0.004, ये सबको ऐड कर दो आप, है ना, ऐड कर दो, तो सीधा इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं 0.5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.025, है ना, यहाँ पे आ जाएगा फिर 0.004, यहाँ से आ जाएगा 925, 0.529, राइट, 0.529 सेंटीमीटर, डी इज योर
करेक्ट चॉइस, राइट। अच्छा इसमें ही देखो ये वाला है ना 2013 का क्वेश्चन है, इसमें यही वाला सवाल है ना अभी जो किया था ना आपने, ये वाला एरर। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही करेंगे, पावर को सामने लाया है ना, एरर इन ए डिवाइड बाई ए प्लस 2 पावर को सामने लाया डेल्टा बी बाई बी, फिर जाके यहाँ पर सी है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डेल्टा सी बाई सी है प्लस डेल्टा डी बाई डी है ना। एरर हमेशा ऐड होता है, इसलिए नीचे वाले को भी हमने क्या कर दिया, एरर को ऐड कर दिया था, डेल्टा पी बाई पी आ जाएंगे। तो 3 टाइम्स ऑफ ए में एरर आपका 1%, 2 बी में एरर आपका कितना दिया गया 2%, प्लस सी में एरर है आपका 3%, इसमें कितना 4%, तो आ जाएंगे 3 + 4 + 3 + 4, 4 4 8 6 14 14%, 14% आपके एरर आए, कुछ नहीं था इसमें भी। इसमें क्या बोल रहा है 2010 मेंस का सवाल आ गया इसमें। तो स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन गिवन टाइम, ही यूजेस हिज डेटा टू एस्टिमेट जी, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टाइम में E1 है, सॉरी डिस्टेंस में E1 है एरर, एंड जो टाइम में E2 एरर है, देन परसेंटेज एरर एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अच्छा देखिए कोई चीज़ आपको ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू होती है √2h/g लिखते हो, यही तो लिखते हो, राइट। अब देखिए जी में एरर चाहिए तो आपको जी को सेपरेट करना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो t² = 2h/g हो जाएंगे, 2h/g। अब जी में एरर चाहिए तो जी को अपन एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएंगे h/t²। 2 तो कांस्टेंट, उसमें एरर तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब आपको अगर इसमें एरर चाहिए डेल्टा g/g, h में एरर डेल्टा h/h प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज हो जाएगा, और परसेंटेज एरर दिया गया आपको, डिस्टेंस में एरर है E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टाइम में एरर है E2 E1 + 2 E2 आ जाएंगे, E1 + 2 E2 खत्म, ठीक है। एरर एनालिसिस हो गया। अभी देखिए इसमें एरर में रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2% एंड द एरर इन द डिटरमिनेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम होता है स्फीयर का आपका, दैट इज लिखते हो ना आप V = 4/3 ऑफ पाई ऑफ r³। अच्छा हाँ रेडियस ही आपको दिया गया r³। अब देखिए 4/3 पाई तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ एरर नहीं होगा, तो वॉल्यूम एरर डेल्टा V/V इक्वल अपन क्या लिखेंगे, पावर यहाँ पे r³ है तो पावर सामने आ गया डेल्टा r/r, राइट 3। अब डेल्टा r में एरर 2% दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 6% वैल्यू, चुपचाप मार दिया, टिक कर दिया, आगे निकल गए, राइट। अब देखिए इसमें क्या डेंसिटी ऑफ, सब सेम ही क्वेश्चन है यार, तुम रिपीटेशन हो रहा है। अब से 96 का ये तो मैं नहीं सॉल्व करूँगा, ये भी 95 का ये भी सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, आप उसको सॉल्व कर लेना है ना, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम से ये सब चीज़ दिया गया है, ओके। नेक्स्ट। अच्छा अब यहाँ पे है क्वेश्चन 91 का, ये तो नहीं करेंगे सॉल्व, हाँ इसमें भी वही करना है, सेम है ना, डिट्टो। सिग्निफिकेंट फिगर क्या करो, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना माइनस इतना, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन करना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अपने को पता है कि जो लीडिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में कौन है, इतने 2। इसका मतलब अगर आप दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो लिस्ट डेसिमल प्लेस होते हैं ना वही आंसर रिपोर्ट होता है। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है आपका, यहाँ पर डेसिमल प्लेस है आपका 2 डेसिमल प्लेस तक जो है यहाँ वैल्यू रखा गया है। यहाँ पे जो वैल्यू आपका जो रखा गया है कितने डेसिमल प्लेस तक, आपका 4 डेसिमल प्लेस तक रखा गया है, राइट। तो आंसर में भी आपको 4 डेसिमल प्लेस जहाँ पे है वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो 4 डेसिमल प्लेस कहाँ पे आपको है ना प्रेजेंट हो रहा है, 4 डेसिमल प्लेस यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको 4 डेसिमल प्लेस है। देखो 1 2 3 4, इसको सॉल्व भी नहीं करना था, 4 डेसिमल प्लेस तक जहाँ पे उसको आप आंसर कर दीजिए, राइट।
क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने दो चीज़ों को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है, राइट, जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है वो जो है ना आपका वहाँ पे मार्क होगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे आपको 4 वाला नहीं होगा, सॉरी ये मैं सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बताना। सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना आपका जब आप मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं उस टाइम में वैलिड होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए जो आपका लिस्ट डेसिमल प्लेस है वो वाला आंसर टिक होगा। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे आपका 4 डेसिमल प्लेस है। तो इसका मतलब जिसमें 2 डेसिमल प्लेस है तक जो है आंसर किया गया वो आपका सही होगा। इसमें तो 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक ये भी नहीं चलेगा, 2 डेसिमल प्लेस तक यही आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएंगे। बस सॉल्व नहीं करना है इसको। 22 द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को आप क्या लिखते हैं, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, है ना, फोर्स डिवाइड बाई एरिया वही तो लिखते हैं स्ट्रेस। फोर्स का लिखते हैं आप ml(t-2) डिवाइड बाई एरिया आप लिखोगे तो L², मतलब एक L से L गए हो तो ml-1t-2, ml-1t-2, ये D इज योर राइट चॉइस। 2013 में कर्नाटका जेई में नीट में पूछा था, पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन देखिए टॉर्क और इसका सेम डायमेंशन होता है, क्योंकि वर्क को भी आप लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। टॉर्क को भी आप लिखते हैं R×F, R का डायमेंशन मीटर होता है, इसका न्यूटन होता है, यहाँ पर देखो न्यूटन होता है, मीटर होता है। इसका मतलब पेयर ऑफ द क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, इसका मतलब सी वाला सेम आ गया। मैं तो एक ही बार में इसको कैच कर लिया यार, ये सेम डायमेंशन हो जाएंगे, बस खत्म। डायमेंशन ऑफ द इतना। अच्छा ये जो आपका जो टर्म है, ये जो टर्म है आपका, ये तो रहता है एनर्जी डेंसिटी का टर्म है। एनर्जी डेंसिटी का अगर ये टर्म है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी क्या लिखते हैं अपन ml²t-2, है ना, डिवाइड वॉल्यूम करेंगे तो L का क्यूब, तो यहाँ से L² से L खत्म हो जाएंगे तो ml-1t-3 आ जाएंगे। अच्छा ये एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ये क्या है, ये ऐसा है ना, ये पावर है, सॉरी ये आपका 1/√, ऐसा है μ0ε0, ये तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, ये तो फॉर्मूला ही है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिखेंगे मुन्ना, स्पीड ऑफ लाइट को अपन लिखेंगे, उसका डायमेंशन क्या होता है मीटर पर सेकंड, मतलब L/T, तो LT-1, LT-1 कहीं पे, सी ऑप्शन इज योर राइट वन, ठीक है। हाँ ये है, ये आपका दिया है एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पे लिखेंगे m, क्योंकि एनर्जी आप क्या लिखते हो, रेट, मतलब जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी बोलते हैं, इसका मतलब वर्क का जो यूनिट होगा वही तो एनर्जी की यूनिट होगा। तो वर्क को आप लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो जाता है ml-t-2 और डिस्प्लेसमेंट का L हो जाता है, ये आपके एनर्जी। और डेंसिटी मतलब L3, तो यहाँ से आपका ये आ जाएंगे L, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ से आपके बचे ml-1t-2, ml-1t-2, ये B इज योर राइट चॉइस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय इतना देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, ओके। अच्छा ये वेलोसिटी होगा क्या, वेलोसिटी होने के लिए मास वाला टर्म नहीं होना चाहिए, देखो, क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है L/T, मतलब L(t⁻⁻1), क्योंकि वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो मास का वहाँ पे क्या काम, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, राइट। तो इसका मतलब ए जहाँ पे उसका डायमेंशन वो तो हो नहीं सकता है ना, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन के लिए भी मास का टर्म नहीं होना चाहिए, अगर a=0 a=1 है तो इसका मतलब मास का टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है L(t²) होता है ना, L(t²) होता है, ओके जी। अच्छा फोर्स के लिए तो मास होना चाहिए ना, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन होता है ml-t-2, यहाँ पे बोल रहा है a=0, ये तो नहीं चलेगा ना भाई। इसका मतलब ये वाला लास्ट ऑप्शन आपका सही बच गया, लास्ट वाला ही बचा सही, ये तो हिट एंड ट्रायल्स हो गए। Which of the 5 physical quantity have the same dimension? अच्छा हाँ देखिए एनर्जी डेंसिटी का अपन जो है डायमेंशन का अगर बात कर लिए थे तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया था, एनर्जी डेंसिटी, है ना, अभी यहाँ क्या था ना, ml-1t-2, ml-1t-2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो डायमेंशन लेस होता है, तो m0 l0 t0,
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी डायमेंशन होता है m0, डायमेंशन लेस t0, राइट। यंग्स मॉडुलस, अच्छा यंग्स मॉडुलस जो आपका होता है दैट इज स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट तो होगा नहीं, कि स्ट्रेस हो जाता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एंड स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। इसका तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, लेंथ का ऊपर में यूनिट, नीचे में लेंथ का यूनिट, वो तो खत्म हो जाएंगे। जो इसका मतलब अपने पास जो बचा है, जो अपने पास बच गया है वो है आपके पास फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स को लिखते हैं एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय एल स्क्वायर। एक एल से एल को हटा दीजिए तो अपने पास बचा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो ये एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब देखिए 1 एंड 4 का जो सेम डायमेंशन है आपका, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 एंड 4, 1 एंड 4, राइट, 1 एंड 4, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ डायमेंशन होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ डायमेंशन होगा, ठीक है। अच्छा, दो का ही पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया 1 और 4, है ना। फिफ्थ को सॉल्व करना ही नहीं है, 1 और 4 मैच कर गया, तो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन एम एल टी माइनस एन आई, या अच्छा रेसिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए, कोई बात नहीं। रेसिस्टेंस का अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो रेसिस्टेंस आर इक्वल्स टू आप लिखते हो रो ऑफ एल बाई ए, या अपने ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आर, वी का वैल्यू सॉरी आर का वैल्यू वी बाई आई लिख लो। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अपन कैसे लिखते हैं, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो जाना होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय, कोई चार्ज को अगर मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो W डिवाइड बाई क्यू को आप V लिखते हो, राइट। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, W मतलब इनर्जी, तो इनर्जी मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज का आप लिखते हैं कुलम्ब, तो कुलम्ब को आप कैसे लिखेंगे, मतलब I इक्वल्स टू आप लिखते हो Q डिवाइड बाय टी, तो Q का वैल्यू आप लिखोगे I इंटू टी, तो I इंटू टी, ये आ गया। एक I ऑलरेडी यहाँ पे है आपके पास, इसका मतलब I स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, I स्क्वायर एक ही में है, C आपका है ना, राइट चॉइस हो गया, इसमें एक ही I का टर्म है, ठीक है। एक तो V बाय आपने I किया वो, एक तो आपने जो आप इसको डिफाइन किया W डिवाइड बाई क्यू को जो डिफाइन किया उससे जो आया एक I का वैल्यू, ठीक है। तो 2 I आ जाएंगे, I स्क्वायर। होप सो आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। ये 2005 में पूछा, रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल्स टू आप लिखते हो ना H इंटू न्यू, तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी को टाइम लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई टाइम लिख सकते हो, E इक्वल्स टू H डिवाइड बाई टी। इसका मतलब H का जो डायमेंशन आया, H का डायमेंशन आ गया क्या, इनर्जी, E इंटू टी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, kg मीटर स्क्वायर, मतलब एम एल स्क्वायर, राइट, kg मीटर स्क्वायर। अब देखिए एनर्जी को लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी डिवाइड बाय एम इंटू एल स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1 डिवाइड बाई टी, क्योंकि टी माइनस 2 है और टी है, तो 1 डिवाइड बाई टी क्या हो गया आपका, 1 डिवाइड बाई टी मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट, 1 डिवाइड बाई टी मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया ना, है ना। रिवर्स इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डायमेंशन यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं, उसका जो यूनिट होता है एफ इक्वल्स टू आप लिखते हो जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अपने पास देखिए क्या चुका है, जी की वैल्यू अगर चाहिए आपको, है ना, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या है kg मतलब kg स्क्वायर। तो इट मीन्स इसके जो फोर्स का जो आप लिखोगे डायमेंशन दैट इज एम एल टी माइनस 2 इंटू, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर डिवाइड बाई के जी स्क्वायर, के जी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, एम स्क्वायर। एक एम से एम खत्म हो जाएंगे, तो एम ऊपर चला गया तो एम माइनस वन, एम माइनस वन, एम माइनस वन, टी रेज टू पावर माइनस वन एल क्यूब, है ना। एम माइनस वन टी रेज टू पावर माइनस वन इंटू एल क्यूब, नहीं, अच्छा टी रेज टू, यहाँ पे एल एल क्यूब है ना, हाँ देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, तो m तो ऊपर चलेंगे, m इन्वर्स, m इन्वर्स एक ही जगह आपको फंक्शन है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देखो m इन्वर्स एक ही जगह है, m इन्वर्स एल क्यू टी माइनस टू, राइट। ये आपके यहाँ से आप रीअरेंज करोगे तो ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या बोला, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स टू, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन कितना आया आपका, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ये अपने पास E इक्वल्स टू एच बाई न्यू आया, ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास आ गए, दैट इज E इंटू टी, E इंटू टी आप यहाँ से लिख सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू E इंटू टी इक्वल्स टू एच, तो एच की वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी, तो अपने पास आया है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये किसका यूनिट हो जाएंगे, एनर्जी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी को टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लैंक्स कांस्टेंट बनता है। मोमेंटम का हो सकता है क्या, मोमेंटम को हो सकता है, मोमेंटम के लिए क्या होता है डायमेंशन, मोमेंटम आप लिखते हो kg मीटर पर सेकेंड, तो यह मोमेंटम के एम एल टी माइनस वन आता है, राइट। यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो मोमेंटम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है क्या, एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है, एंगुलर मोमेंटम में क्या लिखते हैं, मोमेंट इंटू मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू होता है एम वी आर, राइट, एम वी आर। तो एम वी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को यहाँ से अपने पास डायमेंशन ऑलरेडी आप लिखे हैं अभी, एल टी माइनस वन, और यहाँ से आर है, आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज योर राइट चॉइस, ठीक है। आगे विच इक्वल डायमेंशन, किसका इक्वल डायमेंशन होगा, एनर्जी एंड टॉर्क का, राइट, इक्वल डायमेंशन होते हैं, क्योंकि इसमें भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करने टॉर्क में वैसे ही करते हैं। ये 1906 का है, ये सेम ही सवाल है, 1906 का, 96, 90 का, 89 का, 99 का, ये सब मैं नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि अपना मकसद है कि 2000 तक वाले जो भी सवाल है सबको सॉल्व करना, राइट। 91 का, ये 90 का, 89 का, 98 का, राइट। अच्छा ये 2017 का ये सवाल है, राइट, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर अपन इसमें आर स्क्वायर से, अच्छा इसको देखिए, एफ का जो वैल्यू आप क्या लिखते हो, एफ का वैल्यू लिखते हो के, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई आप आर स्क्वायर लिखते हो, राइट। तो एफ का जो वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो जो आपका ये मटेरियल दिया गया है आपका ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला वैल्यू दिया गया है। इसको अभी फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं क्या, इसको फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कुछ, क्या माना होगा, इसको कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ एक्स नॉट मान लेते हैं, लेट्स से इसको एक्स नॉट मान लेते हैं। तो इसका मतलब आपको एक्स नॉट की एक्स नॉट डिवाइड बाय आर, तो एक्स नॉट की वैल्यू आपको हो जाएंगी आर इंटू एफ के बराबर, आर इंटू एफ के बराबर, राइट। तब देखिए, अब देखिए ये बोल रहा है क्या कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट सी जी एंड इतना, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द ई इज द चार्ज। तो ये बोल रहा है कि लेंथ का डायमेंशन ये तीनों के टर्म में है ना, तीनों के टर्म में क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अपन ये करेंगे कि अगर लेंथ का डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन तो है, किस पे डिपेंड कर रहा है, पता नहीं किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, सी पे डिपेंड कर रहा है। तो अपन मान लेते हैं सी रेज टू पावर एक्स, राइट, ओके। और ये डिपेंड कर रहा है आपका जी पे, जी का पावर वाई मान लेते हैं,
ओके, और ये डिपेंड कर रहा है इतने, एंड ई स्क्वायर डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फॉर द टाइमिंग हमने लिखा आर स्क्वायर इंटू एफ लिखा है, राइट। यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएंगे, आर स्क्वायर इंटू एफ, आर स्क्वायर इंटू एफ। इसके जगह बाद में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। अपने को पता नहीं एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई की कितनी होगी, जेड की कितनी होगी, अपन अब डायमेंशन को इक्वेट कर देते हैं। तो एल का डायमेंशन तो एल के बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे जो टर्म है एम 0 है, एल 0 है, टी सॉरी एल तो 1 है ना, क्या कर रहा है, तो यहाँ पे एल 1 है और टी 0 है, टी इज 0, राइट, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सी है स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन जो हो जाता है एल टी माइनस वन एंड इसका पावर अपन एक्स कर लेते हैं, राइट। ओके, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी 2 मिनट पहले जो है ना हमने इसका डायमेंशन कैलकुलेट किया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कहीं पे तो किया था कैलकुलेट, इतने देर में तो कैलकुलेट भी कर लेते यार। चलिए लेट मी कैलकुलेट इट हियर, राइट। तो आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी की जो वैल्यू होती है वो होता है, वो आप जो लिखते हो एन एम स्क्वायर डिवाइड बाय के जी स्क्वायर, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएंगे एन मतलब न्यूटन, दैट इज एम एल टी माइनस 2, और ये एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, तो अपने पास जो ये जो वैल्यू आने वाला है एम एल क्यू टी माइनस 2, और यहाँ पर आपके पास जो m का जो स्क्वायर है, एक m को कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो m यहाँ बन जाएंगे, ऊपर चला जाएगा तो -1, तो आपके जो डायमेंशन g का जो डायमेंशन आया दैट इज m-1 एल क्यूब टी माइनस टू। अब इसके अंदर का जो मटेरियल है आर स्क्वायर इंटू एफ, उसका डायमेंशन आप लिख लो, है ना। इसका पावर कितना हो गया, इसके पावर y हो गए। अब देखिए इसका पावर कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है और न्यूटन इंटू आर स्क्वायर, न्यूटन को अपन लिखते हैं एम एल टी माइनस 2, और एल का स्क्वायर है तो यहाँ पे एल का क्यूब भी लिख दो, राइट। तो यहाँ से इसका पावर है अपने पास जेड। अब इसके जो भी कॉफिशेंट है, पावर है, इसको इक्वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ एम का पावर 0 है, एम का पावर 0, इधर एम का पावर कितना है, सिर्फ m यहाँ पे है, राइट, और m यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ y, यहाँ पे है आपका यहाँ पे क्या है z, तो m का पावर यहाँ पे 1 इंटू जेड, तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे z, इसका मतलब y इक्वस टू जेड, राइट। ओके, अब अपन जो t रेज टू पावर 0 उसका पावर की इक्वेट कर लेते हैं, लेट से, राइट। जैसे यहाँ पावर है 0, यहाँ पे कितना t रेज टू पावर आपका यहाँ पे -1 है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -x, राइट। सिमिलरली यहाँ टी रेज टू पावर कितना है आपका स्क्वायर है, यहाँ पे टी रेज टू पावर स्क्वायर मतलब -2y, और यहाँ से क्या है आपके पास -2z, राइट। अब देख लीजिए x को इधर ले आइए, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे -2 कॉमन अगर करते हैं y प्लस जेड, मतलब कि y और z दोनों अगर बराबर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2y लिख लेते हैं, राइट। अच्छा 2 तो कॉमन ही लिख लिया, अच्छा यहाँ 4y हो जाएंगे ना आपके पास जो तो हमने यहाँ से टी रेज पावर 0 यहाँ पे -2y, अच्छा यहाँ पे x वाला तो टर्म नहीं आएगा ना, क्योंकि अपन t का पावर कंपेयर करना है, टी रेज -x -2y -2z, तो -4z, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आया x इज नथिंग बट माइनस ऑफ 4y, एक और पावर को इक्वेट करना ही पड़ेगा आपको, कौन सा, l वाला पावर को, l वाला पावर यहाँ से अपन इक्वेट करेंगे तो दैट इज वहाँ पे पावर कितना है 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पावर, यहाँ पावर कितना है x, मतलब 1 इंटू एक्स, यहाँ पे पावर कितना आपका 3y, और यहाँ पे कितना पावर है 3z, तो अभी ये देखिए 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 y प्लस जेड,
y प्लस जेड की जो वैल्यू है, क्योंकि y और z दोनों बराबर है, y और z दोनों बराबर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2y लिख लेते हैं, 2y लिख लेते हैं। अब देख लीजिए 1 इक्वल्स टू x के जगह पर अपन लिख लेते हैं कितना, -4y, -4y प्लस 6y। तो y का जो वैल्यू आ गया आपके पास 2y, मतलब y का वैल्यू 1/2। इसका मतलब x का भी वैल्यू 1/2, क्योंकि x इक्वल्स टू y है, नहीं x इक्वल्स टू y नहीं है, x इक्वल्स टू z है, सॉरी y इक्वल्स टू z। इसका मतलब y का वैल्यू 1/2, तो मतलब z का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू 1/2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाने वाला है -2, बस वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो c रेज टू पावर क्या होना चाहिए, c रेज टू पावर कितना होना, c रेज टू पावर x है, तो मतलब c रेज टू पावर -2 मतलब 1/c², 1/c²। g रेज टू पावर y का वैल्यू कितना है, 1/2 है, y इज 1/2। हाँ, तो y की पावर 1 मतलब g का पावर कितना हो जाएगा आपका 1/2। और ये जो पूरा मटेरियल है, ये जो पूरा मटेरियल है r²f, इसकी जो वैल्यू बेसिकली है कितना, e²/4πε0। इसका जो पावर है आपके पास ये भी 1/2 है, 1/2। इसका मतलब 1/2 के अंदर है क्या, कितना, ये वाला मटेरियल, और c² नीचे है, c² नीचे है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो c² अलग है, और 1/2 पावर में दो चीज़ें हैं अंदर में घुसे हुए, है ना, कौन सा, एक तो g, एक तो e²/4πε0। तो राइट, e² और g ऊपर में होना चाहिए, राइट। इसका मतलब d आपका सही ऑप्शन है, g और e²/4πε0 उसके स्क्वायर, मतलब वो स्क्वायर रूट के अंदर है, 1/4πε0 वाला टर्म है, राइट। ओके, ये 2016 में पूछा गया। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ सी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ का डायमेंशन देखना है तो इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग डायमेंशन आप पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि h का जो डायमेंशन होता है, h का डायमेंशन आप क्या लिखते हो, ml² t माइनस, सॉरी, तो मतलब t रेज टू पावर 0 हो जाएंगे इसका डायमेंशन, राइट। जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन लिखना है अगर अपने को, तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है E इंटू एच न्यू डिवाइड बाई टी कर लेते हैं, राइट। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ml² t माइनस 2 इंटू टी कर लेते हैं इंटू एच। तो h इज नथिंग बट ml² t माइनस 1, h का डायमेंशन ये हो गए। c का तो डायमेंशन अपने को पता है कि l डिवाइड बाय LT माइनस 1 लिख लेते हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड होता है, तो LT माइनस 1 लिख लिया इसका डायमेंशन को, हो गया। ओके, दैट्स फाइन, LT माइनस 1, ठीक है। नाउ अपने पास जो डायमेंशन है, किसका डायमेंशन, जी का डायमेंशन बचा है। तो जी का डायमेंशन अभी तो लिखे थे 2 मिनट पहले, तो जी का जो डायमेंशन आप लिखते हो उसका पहले यूनिट लिख लेते हो, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg²। अरे यहाँ पे लिखे थे अभी ऊपर में जी का डायमेंशन, ये वाला m-1 LQ-T-2, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख ही लेते हैं ना। तो जी का जो डायमेंशन आ गया बाबूजी m-1 LQ-T-2, राइट। तो अपने पास यही है m-1 LQ-T-2, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे सब अलग अलग पुट कर दो वैल्यू, जैसे कि एच जी हर जगह, अच्छा एच जी का मल्टीप्लिकेशन है, एच और जी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जी का डायमेंशन यहाँ से आपका आ गया, एच और जी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू, एम से एम ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे l⁵ हो जाएगा आपका, l⁵ हो जाएंगे, और t (-3) हो जाएगा, राइट, t⁻³ हो जाएंगे, राइट। अब देखो इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट अगर लेते हो इसका, क्योंकि एच जी का स्क्वायर रूट है, दैट विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे c⁻³ से डिवाइड भी करना है, ये थोड़ा सा लेंदी सा है, तो l⁵ और c⁻³ नीचे में है आपके पास c⁻³, है ना। तो मतलब t मतलब क्या है, t को c/2 क्यों लिखा है,
देखिए देखिए देखिए, सो एच जी इज एच जी का स्क्वायर रूट अपन करेंगे तो एल रेज टू पावर 5 टी रेज टू पावर -3/2। अच्छा, यहाँ पे सी जो अपन लिखते हैं, सी का वैल्यू लिखते हैं एल टी रेज टू पावर -1, तो एल उसका 3/2 है, तो ये 3/2 टी रेज टू पावर -3/2, राइट। तो 3/2 गया, राइट। एल रेज टू पावर 5 -3/2, तो यहाँ से आपके एल स्क्वायर कुछ काइंड ऑफ चीज़ें आ जाएंगी, तो इसका मतलब ये तो डायमेंशन नहीं होगा इसका, राइट, ये डायमेंशन नहीं होगा। सिमिलरली इसकी अगर अपन बात करते हैं, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो टी वाला तो टर्म बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि अंदर में आपके जो इसका स्क्वायर रूट करते हो तो 5 आ जाता है ऊपर में 5/2 और टी रेज टू पावर -3/2। नीचे में आपके पास एल टी -1 है, इसका आप पावर करते हैं 5/2, तो ऊपर में -3/2, नीचे में -5/2, इसका मतलब ये भी तो डायमेंशन देगा नहीं, क्योंकि टाइम वाला टर्म आ जाएंगे। एच सी डिवाइड बाई सी कर लेते हैं अगर एच सी, तो एच इज एम एल स्क्वायर टी -1 इंटू सी एल टी -1 डिवाइड बाई जी, जी इज m-1 एल क्यूब टी -2, सबका स्क्वायर रूट करना। अब देखो ये m और m ऊपर चले जाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएंगे, इसका मतलब मास वाला टर्म इसमें इन्वॉल्व रहेगा, राइट। अपने को सिर्फ लेंथ का चाहिए, है ना, डायमेंशन ऑफ लेंथ वाला, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। लास्ट जो ऑप्शन है आपका यही वाला बचा हुआ, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपको मैच करने वाला, ठीक है। ओके जी, ये कौन सा ईयर का सवाल है? ओके, इसको भी सॉल्व करना है अपने को। डायमेंशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी विच ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ट्यूब एक्सप्रेस इन द इतना टर्म्स आर एंड कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू ये पूछा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट क्रिटिकल वेलोसिटी अगर इस सारे मटेरियल पर डिपेंड करती है, एक्स पे, रो वाई पे, आर जेड पे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी? तो बस इसमें से ईटा के वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ईटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ईटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अपने को पता है कि जो फोर्स का जो वैल्यू होता है ईटा ए डी वी बाई डी वाई होता है, तो फोर्स को अपन लिखते हैं न्यूटन, तो न्यूटन मतलब m l t-2, यहाँ से अपन ईटा तो एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे एल बाई टी इंटू ये एल से एल ख़त्म, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो आपके पास जो ईटा के जो वैल्यू बचा दैट इज एम, एक एल से एल को निपटा दो यहाँ से, तो एल नीचे आएंगे तो यहाँ से l-1, तो m l-1 t-1, ये ईटा आ गया, राइट। t-1, यहाँ से l नीचे आ जाएगा तो l-1, राइट। तो अपने पास ईटा के डायमेंशन आ गया है, राइट। तो यहाँ से लिखेंगे m l-1 t-1, राइट। इसका पावर x है, पता नहीं, अपन लिख लेते हैं। रो क्या है? रो के बारे में बोला है डेंसिटी, डेंसिटी है तो डेंसिटी को अपने केजी पर मीटर क्यूब, केजी का मतलब m, पर मीटर क्यूब मतलब l क्यूब, ये हो जाएंगे आपके पास y, ठीक है। r मतलब r के बारे में बोला क्या है? ये है रेडियस है, क्या है? r इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस है तो सिंपली अपन क्या लिखेंगे? l रेज टू पावर z, और यहाँ पर अगर वेलोसिटी है तो अपन लिखेंगे l रेज t रेज टू पावर -1। अब बस पावर को इक्वेट कर दो, इधर कोई m का पावर नहीं है तो इसका मतलब इस साइड में m का पावर 0 है, तो मतलब 0 इक्वल्स टू इधर m का पावर कितना है? 1 है, x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x इसमें क्या है? प्लस y, मतलब x इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई, जो x और y की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड बाई बराबर होगी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि अच्छा मैग्नीट्यूड बाई बराबर होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होंगे, ये भी बात है। दोनों सेम साइन का नहीं, क्योंकि x इज निगेटिव ऑफ y है, तो x इज निगेटिव ऑफ y, इट मीन्स तो दोनों तो सेम हो नहीं सकता, ठीक है।
ये भी सेम नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता, इसका मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं करना है इसको, ठीक है। एक्स इज नेगेटिव ऑफ वाई, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होना, या दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें देखो सेम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नहीं होगा रे। अच्छा, एफ वी टी एज द टाइम टेकन फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ मास, हो मास का डायमेंशन इसके टर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं इसका मास का डायमेंशन इसके टर्म में, कैसे लिखेंगे, वी नीड अ स्पेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए मास का डायमेंशन अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखूँ क्या मैं, यहाँ पे लिखूँ क्या, ठीक है चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो मास को आपको रिप्रेजेंट करना है, लेट मी राइट हियर, तो मास ये बोल रहा है किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स रेज टू पावर पता नहीं एक्स होगा, फिर वी पे डिपेंड कर रहे हैं वाई, टी पे भी डिपेंड कर रहे हैं जेड लिख लिया। तो मास एम, अब इसका डायमेंशन लिख लीजिए फोर्स का, एम एल टी माइनस टू पावर एक्स एक्स, राइट। फिर वी पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब एल टी माइनस वन पावर वाई, एंड दिस वन ऑल्सो टी रेज टू पावर जेड, राइट। अब पावर को कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे m का पावर 1 है तो 1 इक्वल्स टू इधर कितना पावर है, इधर m रेज टू पावर 1 x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो इट मीन्स x का वैल्यू तो 1 आ गया सीधा, राइट। अब यहाँ पे m का पावर कितना, सॉरी l का पावर यहाँ पे 0 है, 0, इधर l का पावर अपने पास x है, प्लस यहाँ पे l का पावर क्या है y है, और यहाँ पे l का पावर है ही नहीं, ठीक है। t है ना, t एक टाइम है, क्या है t f वेलोसिटी, फोर्स v वेलोसिटी t टाइम, राइट। ओके, तो v वेलोसिटी t टाइम m l t माइनस टू, m का पावर के इक्वेट के x का वैल्यू 1 आ चुका है, ओके ओके ठीक है। यहाँ पर फिर इसमें कुछ टर्म और है नहीं आपके पास बाकी, तो l रेज टू पावर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई, दैट इज माइनस 1, y का वैल्यू कितनी हो जाएंगे -1। अब z का पावर का कंपेयर करना है तो t का पावर कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे t का पावर इधर इस साइड 0 है, तो इसका मतलब 0 इक्वल्स टू आप लिखोगे t रेज टू पावर -2 है तो -2x, x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ y प्लस z, तो z की वैल्यू 2x प्लस y हो जाएंगे, z की वैल्यू 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई, तो 2x की वैल्यू है 1, y का वैल्यू है -1 मतलब 1, तो z का वैल्यू 1 आ गया। तो बस यहाँ से आपके पास डायमेंशन लिखा गया, f रेज टू पावर 1, v रेज टू पावर y का वैल्यू -1, t का वैल्यू 1, तो f v माइनस 1t, ये वाला ऑप्शन आ गया। सिर्फ आपको डायमेंशन जो ऊपर पावर है उसको कंपेयर करना है इसमें क्या, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी विल बी। अरे ये तो आपके पास जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है ना, जिसमें आप लिखते हो n1 u1 इक्वल्स टू n2, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सीजीएस में जो वैल्यू दिया गया 4, इसका डायमेंशन लिख लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें क्या लिखेंगे, n2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है इधर क्या लिखेंगे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना, ग्राम को क्या बोला 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मतलब क्या 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसका क्यूब करोगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब खत्म, ग्राम खत्म, यहाँ से 100 मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू n2 डिवाइड बाई 10, n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, n2 की वैल्यू 40, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 कर दिया, राइट। अब देखिए ABC का कांस्टेंट है, डायमेंशन और ABC, अब देखिए ABC का डायमेंशन चाहिए। अब देखो V के बारे में बोला कि वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी टर्न वेलोसिटी होना चाहिए, तभी तो ऐड कर पाएंगे आप। इसका मतलब V का जो डायमेंशन होता है AT का डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, V का डायमेंशन L/T,
राइट। ए का तो पता करना है अपने को, टी क्या है, टाइम है, तो यहाँ टाइम लिख दिया। इसका मतलब ए का डायमेंशन एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पे सही है, ये वाला फर्स्ट गलत हो गया, सी गलत हो गया, राइट, एल टी माइनस टू। दूसरा देख लेते हैं। अब देखो टी में आपने सी को ऐड किया, इसका मतलब टी का जो डायमेंशन होगा वही सी का डायमेंशन होगा, तभी तो अपन ऐड कर पा रहे हैं। तो टी और सी का सेम डायमेंशन होगा, तो इसका मतलब सी का जो डायमेंशन होगा टाइम का डायमेंशन होगा। इसका मतलब टाइम का डायमेंशन यहीं पे, यहाँ पे एल का डायमेंशन दिया गया, तो इसका मतलब बी आपका राइट चॉइस हो जाएंगे, राइट। ये भी गलत हो गया क्योंकि सी का डायमेंशन यहाँ पे लेंथ के बराबर दिया है। ये 96 का है, यहाँ पर उसी तरह से करना है। ये 95 का है, ये 93 का है, ये 99 का है। बस इतना ही क्वेश्चन है आपका है। 2020 से लेके 2000 तक है पूरा जो है ना आपका यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया हूँ, राइट। इतने सारे सवाल थे आपके, राइट। अच्छा, अगर इसमें मैं कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के बात ये है कि फॉर्मूला जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, है ना, उसको एकदम मस्त तरीके जो एग्जाम्पल करवाते हैं उसको करके जाइए, आप 100% इसको सॉल्व करके आ पाओगे, राइट। कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। कहीं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा सा कैलकुलेशन है, और कॉन्सेप्ट के नाम पे ऐसा कुछ डीप सा आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होता है। अगर अपन कंपेयर करें इंजीनियरिंग वाले बच्चों से, नीट से, तो वहाँ पे तो कैलकुलेशन रहता है, राइट। जेई मेन की बात करें, है ना, जेई की बात करें तो वहाँ तो कैलकुलेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड है ना क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। कॉन्सेप्ट को आप जो पकड़ कर रखना है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएं टीचर वो उस पर आप ध्यान दो, बहुत अच्छा होने वाला बच्चों, बहुत अच्छा होने वाला। अगर आपने फिजिक्स को अच्छा कर लिया तो समझो कि आपका जो है ना पूरा वेरा पार हो गया, आप समझो कि नैया पार कर गए। फिजिक्स में ही अटकते हैं तो कम से कम आप नोट पढ़ के जाइए, राइट। नोट पढ़ के जाइए और एक बार PYQ लगा के जाइए, यानी PYQ आप देख के जाइए भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। आप 20 ईयर्स का आप कर लेते हैं क्वेश्चन, आपको आइडिया लग जाता है भाई इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो होप सो आगे फिर जाके एक और मतलब इसमें और कंटिन्यू करते हैं, जो भी वेटेज वाला ज़्यादा चैप्टर है। एक बार मैं आपको डिस्कशन करके इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो दैट कि आप अवेयर हो जाओ कि भाई इसको इस तरह क्वेश्चन अपने को सीखना चाहिए करने के लिए, राइट। तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। जब भी आपके पास टाइम मिले ये वाला वीडियो को जरूर देखिए, और उसके बाद देख के जाइए। आप PYQ अगर सॉल्व करें सॉल्व करके जाइए, राइट। आपको एक मतलब जो है ना कुछ ग्लिम्स मिलेगा कि भाई इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, होप सो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, आप 4 के आना है, राइट। अपने नेचुरल स्पीड से आप लिखिएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।